यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑफ आवाज़ टाइम चल रहा है सर। हाँ, आवाज आ रही है। आवाज़ आ रही है। बारिश हो रही है शायद इलाहाबाद में। हाँ सर, अरे हम जहाँ तो पे। है ही नहीं ना हाँ इलाहाबाद हाँ, आप दिल्ली में हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, में। जी सर। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नांकित में किसे प्रयोगशाला प्रयोग शोध की परिसीमा में नहीं रखा जा सकता है। मतलब लेबोरेटरी जो रिसर्च है उसकी कौन सी सीमा नहीं है। पहला ऑप्शन है इसकी परिस्थिति कृत्रिम होती है। दूसरा, इसमें इंटरनल वैलिडिटी की कमी होती है। तीसरा, इसके द्वारा सभी तरह के वेरिएबल का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। चौथा, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसे प्रयोगशाला प्रयोग शोध में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द्वारा कंडक्ट नहीं किया जा सकता है। तो आपको इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? इसमें ये कहा गया है जो उसकी लिमिटेशन नहीं है ना। जी, जो इसकी लिमिटेशन नहीं है। इंटरनल वैलिडिटी की कमी होती है, ये कैसे? ये थोड़ा समझ नहीं आ हाँ, रहा है। मतलब यही ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है कि मतलब जो है जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होता है उसमें जो इंटरनल वैलिडिटी होती है, जैसे मतलब अगर हम लेबोरेटरी जो रिसर्च होता है, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, उसकी लिमिटेशन को अगर देखें तो स्वाभाविक सी बात है उसमें जो हम सिचुएशन बनाते हैं वो आर्टिफिशियल बनाते हैं, ये उसकी लिमिटेशन होती है। और उसमें ये भी सही बात है कि उसमें हम सभी तरीके के वेरिएबल की स्टडी नहीं कर सकते। कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिन पर मतलब कुछ इंटरवीनिंग वेरिएबल होते हैं जिन पर कंट्रोल करना कठिन होता है, या कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिन पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये भी उसकी लिमिटेशन है। और जो चौथा ऑप्शन है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिन पर हम, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च है तो उसको हम एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। और जैसे जो बी वाला जो ऑप्शन है कि इसमें आंतरिक वैधता की कमी होती है, ये जो है इसकी लिमिटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इंटरनल वैलिडिटी को ही जस्टिफाई करने के लिए तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। मतलब हम प्रयोग क्यों करते हैं रिसर्च में? प्रयोग इसीलिए करते हैं ताकि इसकी वैलिडिटी को इम्प्रूव किया जा सके या वैलिडिटी को बढ़ाया जा सके। ठीक, इसमें जो ख वाला ऑप्शन है, जो बी वाला ऑप्शन है, वो क्या है? करेक्ट है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में से किसे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। पहला है फील्ड स्टडी, दूसरा है फील्ड एक्सपेरिमेंट, चौथा है केस स्टडी, चौथा है सर्वे रिसर्च। बताइए। केस स्टडी में एक्सपेरिमेंट कहाँ किया जा सकता है? देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नांकित या में से सर्वे। निम्नांकित में से किसे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मतलब अच्छा, इसमें से नहीं रखा जा सकता इसमें तो एक्सपेरिमेंटल हो। हाँ, तो इसमें कोई तीन ऐसे हैं जो कि नॉन एक्सपेरिमेंटल हैं, एक ऐसा है जो कि एक्सपेरिमेंटल है। ठीक, तो जो अगर हम इसमें बी वाला ऑप्शन देखें, इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, एक आपका फील्ड स्टडी है और एक आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट है। फील्ड स्टडी का मतलब होता है कि आप जो है एक्चुअल सिचुएशन पर जा कर के केवल केवल स्टडी कर रहे हैं, आप वहाँ पर कोई कंट्रोल्ड सिचुएशन का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक, और फील्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि आप वहाँ पर जा कर के सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पर आप एक कंट्रोल्ड ग्रुप बना रहे हैं। ठीक, तो अगर आप एक कंट्रोल्ड ग्रुप बना रहे हैं, वहाँ पर वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा। इसमें आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसे प्रयोगात्मक शोध या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो ऊपर पूछा था किसे नॉन एक्सपेरिमेंटल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, इसमें पूछ रहा है किसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो पहला है लेबोरेटरी, दूसरा है फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड स्टडी रहेगा। हाँ, इसमें जो ऑप्शन होगा वो फील्ड स्टडी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड स्टडी रहेगा।
फील्ड स्टडी में केवल हम जा करके एक्चुअल सिचुएशन में स्टडी करते हैं, वहाँ पर हम कोई कंट्रोल्ड सिचुएशन का फॉर्मेशन करने का काम नहीं करते हैं, इसलिए वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की श्रेणी में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लासरूम में यदि कोई मनोवैज्ञानिक छात्र के किसी मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान करने के लिए कुछ विशेष नियमों का उपयोग करता है तो उस शोध को क्या कहा जाएगा? अगर किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लासरूम में आप किसी प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं तो वो कौन सी रिसर्च कही जाएगी? अगर तुरंत उस पे वो मिल जाने वाला है, नहीं अप्लाइड होगा। इसमें जो है वो अप्लाइड रिसर्च होगा, क्योंकि पहले से एक प्रिंसिपल है और हम उसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई करने का काम कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अप्लाइड रिसर्च करेक्ट होगा। अगर एक्शन रिसर्च वाला ऑप्शन तब करेक्ट होता जब वहाँ पर तुरंत या इमीडिएट जैसा कोई वर्ड यूज किया होता, तब आप एक्शन रिसर्च को सही करते। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है और आप उसको क्या करें, अप्लाई करें, तो यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक शोध की शुरुआत होती है पहला किसी समस्या से, किसी प्राक कल्पना से, पिक्चरों से, संबंधित साहित्य की खोज से। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है? देखिए इसमें ऑप्शन तो मतलब यही दिया हुआ है कि मनोवैज्ञानिक शोध की शुरुआत जो है वो किसी समस्या से होती है, लेकिन जो है जनरली हाँ ऑप्शन मतलब आंसर यही दिया हुआ है कि मनोवैज्ञानिक शोध की शुरुआत जो है किसी समस्या से होती है। लेकिन सबसे पहले हम उसके लिए क्या करते हैं, जैसे किसी भी रिसर्च की स्टार्टिंग करनी होती है तो सबसे पहले हम संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करते हैं। पहले तो हम प्रॉब्लम है तो पहले तो प्रॉब्लम फाइंड करना होता है ना, कि हम किस पे शोध करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन आप जो है प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप जो है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करिए, अपने इंटरेस्ट का एरिया जानिए, उसके बाद आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करिए। लेकिन वो तो रिसर्च के स्टेप में आ जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो यही होगा कि मनोवैज्ञानिक शोध की शुरुआत जो है किसी समस्या से होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक शोध में यदि समस्या से संबंध साहित्य की समीक्षा न की जाए तो क्या होगा? मतलब आप रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, सार्थकता समाप्त हो जाएगी, वैधता कम हो जाएगी, या फिर अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष का जनरलाइजेशन दोषपूर्ण हो जाएगा। अगर आप रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर नहीं कर रहे हैं तो जैसे कि जस्टिफाई करने के लिए हम उन्हीं लिटरेचर के तो मतलब बाद में यूज भी कर लेते हैं, नहीं बता पाते हैं। देखिए इसमें जो है ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आप जो है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करते ही इसलिए हैं कि आपकी जो स्टडी है वो आपकी स्टडी जो है रिलेवेंट रहे। मतलब आपने जो है अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, तो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए या अपने मतलब रिसर्च एरिया के इंटरेस्ट को जानने के लिए आपने किन किन सोर्सेज का यूज किया। अगर आप बिना रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर किए बोल देंगे कि हमको समस्या ऐसे ही पता चल गई या हमने ऐसे ही सोच लिया, तो वो कोई मतलब आपका ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा। अगर आप रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर नहीं करेंगे तो आपके अध्ययन की जो आपके रिसर्च की जो सिग्निफिकेंस है, जो सार्थकता है, वो कम हो जाएगी या फिर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होती है, जैसे कथन को आप किस श्रेणी में रखेंगे? एक रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में, एक रिसर्च हाइपोथेसिस के रूप में, एक रिजल्ट के रूप में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? क्या 17 क्वेश्चन? पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होती है, जैसे कथन को आप किस श्रेणी में रखेंगे? मतलब ये स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है?
ये हाइपोथेसिस लग रहा है। ये आपको एक हाइपोथेसिस लग रहा है, इसमें यही ऑप्शन करेक्ट ही है कि ये जो है एक तरीके की हाइपोथेसिस है। इसमें कोई नहीं आप है। जिसमें आप जो है मतलब पहले से ये मान के चल रहे हैं कि पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेज़ी से होती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको मतलब डाटा कलेक्शन के द्वारा, एनालिसिस के द्वारा क्या करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक शोधों में शोध डिजाइन का कुछ निश्चित उद्देश्य होता है, निम्नलिखित में से किसे सबसे अनुपयुक्त उद्देश्य माना जाता है। मतलब जो रिसर्च डिजाइन होती है उस मतलब उसका कौन सा उद्देश्य नहीं है या कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शोध समस्या का यथासंभव वस्तुनिष्ठ ढंग से उत्तर देना, शोध डिजाइन का एक नियंत्रण प्रक्रम के रूप में कार्य करना, शोध डिजाइन उपयुक्त सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उत्तम अवसर प्रदान करता है, शोध डिजाइन एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस को बढ़ाता है तथा त्रुटि प्रसरण को एरर वेरिएंस को कम करता है। वस्तुनिष्ठ ढंग से उत्तर देना नहीं तो स्पेसिफिक बोल रहा है। नहीं, जैसे मतलब रिसर्च डिजाइन तो आप इसी पर्पज से बनाते हैं ना कि आप के रिसर्च में वस्तुनिष्ठता ज़्यादा हो, मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिविटी ना हो, या आपके रिसर्च में प्रेजुडिस का इन्वॉल्वमेंट। हाँ मतलब ये ऑप्शन, ये उद्देश्य तो अपने आप में करेक्ट है। ठीक। दूसरा दिया हुआ है शोध डिजाइन एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के रूप में कार्य करता है। तो आप जो है मतलब रिसर्च हाइपोथेसिस इसी पर्पस से बनाते ही हैं, मतलब वो रिसर्च डिजाइन इसी पर्पस से बनाते हैं कि आपको आपके रिसर्च का एक फॉर्मेट पता हो, आपको एक पाथवे पता हो, आप उसी पाथवे पे चलते हुए अपने मतलब रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आखिरी ऑप्शन है इसमें शोध डिजाइन एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस को बढ़ाता है तथा एरर वेरिएंस को कम करता है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी आप रिसर्च डिजाइन बनाते हैं उसके द्वारा आप मतलब आपके रिसर्च में आपने जो भी वेरिएबल यूज किए हुए हैं उनमें आपको मैनिपुलेशन करने की पॉसिबिलिटी मिलती है, आप उनमें कोरिलेशन निकाल सकते हैं। मतलब आप उसमें अपनी इच्छा अनुसार अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर मतलब अपने अनुसार एनालिसिस करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं और उसमें आप एरर को कम कर सकते हैं। इसमें जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। शोध डिजाइन उपयुक्त सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। रिसर्च डिजाइन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए हमेशा ही मतलब हमेशा ही जो है अवसर प्रदान करे। रिसर्च डिजाइन में केवल आपको सांख्यिकीय प्रविधि मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके रिसर्च में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती ही हो। जैसे आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कोई होगी नहीं, आपको केवल डाटा को पढ़ना होगा और उसके बाद अपना कंक्लूजन निकालना होगा। तो इसमें जो है मतलब ये इसमें जो सबसे अनुपयुक्त उद्देश्य होगा वो सी वाला ऑप्शन होगा कि शोध डिजाइन उपयुक्त सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उत्तम अवसर प्रदान करता है। इसमें ये इसलिए इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये मतलब हमेशा जो है सांख्यिकीय विश्लेषण जो है रिसर्च में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक शोधों में निम्नलिखित तथ्यों को महत्वपूर्ण माना गया है, हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम, वेरिएबल और परिणाम। इन तथ्यों को शोध संचालन की प्रवणता के ख्याल से सुव्यवस्थित करें। मतलब इन चारों ऑप्शन को आपको रिसर्च के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा होगा फिर उसके बाद कौन सा होगा। हेलो। हाँ सर, जहाँ मुझे लग रहा है पहले प्रॉब्लम होगी, उसके बाद या वेरिएबल, नहीं फिर हाइपोथेसिस बनेगी, नहीं वेरिएबल होगा, वेरिएबल डिसाइड करना होता है ना उसमें। तो स और द क होगा क्या पहला? देखिए इसमें जैसे हम लोग जिस हिसाब से रिसर्च का स्टेप बनाते हैं उस हिसाब से तो सबसे पहले प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम तभी बना सकते हैं जब आप पहले वेरिएबल को सेलेक्ट कर लें। जैसे आपने जो है अपने मतलब आपने रिसर्च का अपना
एरिया जान लिया कि मेरा रिसर्च का एरिया जो है वो असेसमेंट एंड इवेल्युएशन का है, आपको उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करना है। तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि आपको असेसमेंट एंड इवेल्युएशन में किस किस तरीके की वेरिएबल की स्टडी करनी है, कि आपको अचीवमेंट के बारे में स्टडी करना है, कि पोटेंशियल के बारे में स्टडी करना है, कि पर्सनालिटी के बारे में स्टडी करना है। तो आप जो है सब बिना मतलब वेरिएबल को सिलेक्ट किए आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो सीक्वेंस होगा, सबसे पहले आपका वेरिएबल होगा, उसके बाद प्रॉब्लम होगा, उसके बाद हाइपोथेसिस होगा, उसके बाद रिजल्ट होगा। मतलब बुक में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें उन्होंने सबसे पहले वेरिएबल को करेक्ट माना है, और उन्होंने इसी तरीके से इसको जस्टिफाई भी किया है कि बिना आप वेरिएबल को सिलेक्ट किए आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को मतलब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम नहीं बना सकते जब तक आप वेरिएबल को जब तक आप वेरिएबल जो है निश्चित नहीं कर लेंगे। ठीक, बाकी रिसर्च के स्टेप में तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम ही बनाते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर वेरिएबल बनाते हैं, फिर रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन जो है साइकोलॉजिकल रिसर्च में सबसे पहले आप वेरिएबल सेट करेंगे, उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक, इसमें कोई डाउट? अगला क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक सोच में चर किसे कहते हैं, आप वेरिएबल किसे कहेंगे। इसी पर आज हमारा मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप चर कहते किसको हैं। जिस वस्तु या घटना तथा चीज का मान परिवर्तित होता रहे, जिस वस्तु या घटना की चीज के गुणों का परिमाणात्मक मापन संभव हो, जिस वस्तु घटना या चीज के गुणों का सिर्फ गुणात्मक मापन संभव हो, या जिसमें प्रयुक्त तीनों गुण हो। तीनों होने चाहिए। हाँ देखिए, मतलब गुण तो तीनों होने चाहिए, लेकिन जब आप साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल रिसर्च में आप उसी वस्तु या घटना को चर बोलते हैं जिसका गुणात्मक मापन संभव हो। वैसे तो हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं जिस वस्तु मतलब जिस किसी का भी मान बदलता हो आप उसे चर बोलेंगे, लेकिन जो है आप साइकोलॉजी की फील्ड में उस वस्तु या घटना को चर बोलेंगे जिसका गुणात्मक मापन जो है संभव है। इसमें ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, तो हम लोग थ्योरी वाले सेक्शन पे चलते हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल। ठीक, देखिए जैसे हम लोग चर की जो नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि चर वह है जिसका मान क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। जैसे मैथमेटिक्स में हम चर मानते हैं, जैसे हमने मान लिया यक्स है तो यक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 11, 12, तो वह है चर वो है जिसका मान क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक, लेकिन हम साइकोलॉजिकल रिसर्च की जब बात करते हैं तो वहाँ पर चर को थोड़ा विशिष्ट अर्थों में यूज किया जाता है। यहाँ चर से तात्पर्य होता है कि कोई वस्तु या घटना तथा कोई वस्तु या घटना जिसके गुणों का मापन किया जा सके। जैसे अभी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा था कि कोई वस्तु या घटना जिसके गुणों का मापन किया जा सकता है या जिसका गुणात्मक मापन किया जा सकता है, उसी को साइकोलॉजी की फील्ड में क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर वही परिभाषा है कि साइकोलॉजी की फील्ड में चर से तात्पर्य उस वस्तु, घटना या तथा चीज़ों से होता है जिसके गुणों का मापन किया जा सके। डी एम्प्टो की परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु या चीज के मापने योग्य गुण को चर कहा जा सकता है। ठीक, इस तरीके से वेरिएबल की दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं। किसी भी वस्तु, चीज या घटना को चर कहलाने के लिए आवश्यक है कि उसमें मापे जाने योग्य गुण होना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि हम जैसे कोई व्यक्ति सपना देख रहा है तो हम उसके सपने को तो मेजर नहीं कर सकते, तो ड्रीम जो है किसी प्रकार का कोई वेरिएबल नहीं है। या जो हेल्यूसिनेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि कुछ लोगों को चीज़ें इमेजिनेशन होने लगती हैं या उन्हें जो है फ्यूचर या पास्ट की चीज़ें दिखाई देने लगती है, तो हम उसको किसी भी तरीके से मेजर तो कर नहीं सकते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ को मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको साइकोलॉजी की भाषा में चर नहीं बोलेंगे। ठीक, तो दूसरा है कि चर कहलाने के लिए किसी वस्तु या चीज़ या प्राणी के गुणों का सिर्फ मात्रात्मक ढंग से मापन हो, यह जरूरी नहीं है। मतलब हम साइकोलॉजी की फील्ड में चर उसको कहेंगे जिसका मापन संभव, लेकिन मापन जो है उसका क्वांटिटेटिवली हो या क्वालिटेटिवली हो, किसी भी तरीके से अगर उसका मापन संभव है तब हम उसे चर कहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका क्वांटिटेटिवली ही मापन जो है वो संभव हो। जैसे हम अगर बुद्धि की बात करें तो बुद्धि को हम जो है क्वांटिटेटिवली
मेजर नहीं कर सकते, हम उसके लिए अलग से IQ इंडेक्स बनाते हैं, उसके बाद हम उसको मेजर करते हैं। तो चाहे हम क्वांटिटेटिवली मेजर करें या क्वालिटेटिवली मेजर करें, अगर हम उसे मेजर कर पा रहे हैं तभी हम उसको क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। ठीक, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल में पहला है डिपेंडेंट, मतलब जनरली हम जानते हैं ये तीन ही तरीके के वेरिएबल बोलते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और फिर अगला इंटरवीनिंग वेरिएबल या रिलेवेंट वेरिएबल होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं। तो किसी भी प्रयोग में या शोध में डिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जिसके बारे में शोधकर्ता जो है वो पूर्व कथन करना चाहता है या जिसके बारे में शोधकर्ता निरीक्षण करना चाहता है। पूर्व कथन का मतलब क्या होता है? पूर्व कथन का मतलब होता है जिसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं या जिसके बारे में हम ये देखना चाहते हैं कि इस चीज़ का फ्यूचर एस्पेक्ट क्या होगा। पूर्व कथन का मतलब तो यही हुआ ना कि हम पहले से क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। तो आश्रित चर वह चर होता है जिसके बारे में हम पहले से कुछ प्रेडिक्ट करते हैं कि इस चीज़ का ये परिणाम हो सकता है या ये चीज़ ऐसे हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आश्रित चर बोलते हैं। तो आश्रित चर वह चर होता है जिसका शोधकर्ता सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता है। ठीक, तो विभिन्न साइकोलॉजिस्ट ने इसकी परिभाषा दी है। हिल ने कहा है कि आश्रित चर वह चर है जिसके बारे में पूर्व कथन करते हैं, या कैंटोविच तथा रोडिगर की परिभाषा है आश्रित वह चर है जो प्रयोगकर्ता द्वारा निरीक्षण किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, जैसे सपोज करिए कि हमें किसी बच्चे की सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना है, तो उसके सीखने की प्रक्रिया में हम शोधकर्ता ये देखेगा कि बच्चों में सीखने की प्रक्रिया पुरस्कार से किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो क्या सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार देने या पुरस्कार न देने से कोई अंतर होता है? तो इसमें जो है सीखने की प्रक्रिया जो है वो क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसे डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शोधकर्ता जो है इसके बारे में पहले से प्रेडिक्ट कर रहा है कि सीखने की प्रक्रिया पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पुरस्कार देने से कोई असर पड़ता है या फिर पुरस्कार देने से कोई असर नहीं पड़ता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। या डिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हम और सरल शब्दों में डिफाइन करें तो वह चर जिस पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया पर हम पुरस्कार के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे, मतलब पुरस्कार देने से क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया अधिक होगी या कम होगी, हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिस पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पड़ने वाले प्रभाव का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक, कर्लिंगर एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पूर्व कल्पित कारण या प्रिज्यूम्ड काज कहा है तथा उन्होंने आश्रित चर को पूर्व कल्पित प्रभाव माना है। ठीक, तो मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पूर्व कल्पित कारण क्यों कहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उन्होंने पूर्व कल्पित कारण इसलिए कहा है क्योंकि मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही वो कारण है जिसका हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ने वाले प्रभाव की हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक, और जिस पर स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, पूर्व कल्पित प्रभाव है, या वो क्या है, डिपेंडेंट आपका वेरिएबल है। ठीक, कैंटोविच तथा रोडिगर कैंटोविच तथा रोडिगर के अनुसार एक अच्छे आश्रित चर में विश्वसनीयता तथा संगतता का गुण होता है। मतलब जो एक अच्छा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा आपका, उसमें क्या होगी, रिलायबिलिटी होगी और उसमें कंसिस्टेंसी का गुण होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने एक बार जब अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो पहली बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो प्रभाव पड़ेगा, अगर हम उसी रिसर्च को बार बार कंडक्ट कर रहे हैं, बार बार रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो हर बार जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर हमको वही प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक, हमें डिपेंडेंट वेरिएबल के मापन और चयन में मतलब दो प्रकार की बातें ध्यान देनी चाहिए। एक होता है हमारा सतह प्रभाव जिसे हम फ्लोर इफेक्ट बोलते हैं, और एक होता है अधिकतम प्रभाव। अब
सतह प्रभाव या अधिकतम प्रभाव क्या है। सपोज करिए कि हमने सतह प्रभाव, अधिकतम प्रभाव को हम इस तरीके से समझ कर सकते हैं, जैसे कि सपोज करिए कि हमने एक डिपेंडेंट वेरिएबल का चयन किया, हमने मान लीजिए बुद्धि का चयन किया। ठीक, बुद्धि के लिए हमने जो स्केल बनाई वो हमने मतलब बुद्धि के लिए मेजर करने के लिए जो हमने स्केल बनाई वो तो मतलब हमने एक सीरियल वाइज बनाया कि 0 से 50 तक मंद बुद्धि होगा, 50 से 60 तक फिर मतलब उसकी अल्प बुद्धि होगा, फिर 60 से 100 जो है वो तीव्र बुद्धि, फिर इसके आगे हमने क्या किया, पूरा स्केल बना लिया। लेकिन जो हमारे आंकड़े आए हैं वो मान लीजिए कि सारे जितना हमारा IQ इंडेक्स आया, सारे जितने मतलब हमने मेजर किया है IQ, वो हमारा सारा 50 के नीचे ही आया है। इस तरीके के आंकड़े का जो है वो कोई भी मतलब जो है नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सारे जो है एक लेवल के नीचे ही हैं तो उसमें हम मतलब कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है, वो 300 नंबर का होता है। ठीक, और 300 नंबर में मिनिमम पासिंग मार्क आपका 150 है। अब जितने भी कैंडिडेट हैं अगर उनके 150 नंबर से नीचे जो है मतलब उनके मार्क्स जो है सबके 150 नंबर से नीचे हैं, तो क्या इस तरीके के टेस्ट का कोई मतलब है? इस तरीके के टेस्ट का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसी चीज़ को फ्लोर इफेक्ट बोला जाता है, जहाँ पर हम किसी ऐसे वेरिएबल का या ऐसे डिपेंडेंट वेरिएबल का चयन कर लेते हैं जहाँ पर हमको जो डाटा प्राप्त होता है वो एकदम लो लेवल का प्राप्त होता है। ठीक, और दूसरा है अधिकतम प्रभाव। जैसे सपोज करिए कि 300 नंबर का आपका टेस्ट है और जितने बच्चे आए सबका जो है 290, 295 या 292 ऐसे नंबर आए, तब भी आपको जो है सिलेक्शन में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जो कि ना तो मतलब जिसमें ना तो बहुत ही सतही आंकड़े हो, ना तो बहुत ही हाई आंकड़े हमको प्राप्त हो। मतलब एक तरीके जिसे हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं बोलते हैं, जब हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो हमें हर तरीके के बच्चे मिलते हैं। तो इसी तरीके से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा होना चाहिए कि जिसका जब हम मेजरमेंट करें तो हमें हर तरीके के आंकड़े प्राप्त हो। हमें ना ही बहुत सतह वाले आंकड़े प्राप्त हो, ना ही बहुत ही हाई आंकड़े प्राप्त हो। ठीक, ये पॉइंट मतलब समझ में आया कि नहीं, सतह प्रभाव और सेलिंग इफेक्ट? आपने वो मार्क्स के थ्रू समझाया ना, तो ये बात क्लियर हो गई। हाँ, मतलब जैसे कहने का पढ़ते मतलब ये है वक्त कि नहीं आ रहा था। हमारा मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे मतलब एकदम लो लेवल के आंकड़े प्राप्त हों या फिर जो है उससे बहुत ही हाई लेवल के आंकड़े प्राप्त हों। ठीक, अब जो है हम आते हैं अपने दूसरा जो हमारा वेरिएबल होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें हम मतलब जिसका प्रभाव हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। ठीक, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि पुरस्कार का सीखने की प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, तो हम पुरस्कार का प्रभाव देख रहे हैं, तो पुरस्कार जो है हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा वेरिएबल जिसकी हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं। कहने का मतलब हम पुरस्कार की को हम अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि हमें एक ट्रॉफी देनी है, कि हमें एक पेन देनी है, कि हमें पुरस्कार के बारे में केवल एक रीइंफोर्समेंट देना है। तो स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ कर सकता है, जिसमें प्रयोगकर्ता क्या कर सकता है, एक मैनिपुलेशन कर सकता है। ठीक, कैंटोविस्ट रोडिगर ने इसी फॉर्म में से डिफाइन भी किया है कि स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जिनमें प्रयोगकर्ता द्वारा क्या किया जा सकता है, जोड़ तोड़ किया जा सकता है। ठीक, और मतलब क्या जोड़ तोड़ करना, इसको प्रयोगकर्ता ही अपने अनुसार कंट्रोल करता है, जिसे कभी कभी हम लोग कंट्रोल्ड वेरिएबल भी क्या करते हैं, बोल देते हैं। ठीक, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही आप क्या बोलते हैं, कभी कभी कंट्रोल्ड वेरिएबल बोल सकते हैं, क्योंकि मतलब इस पर प्रयोगकर्ता का अपना नियंत्रण होता है, वो इसे अपने अनुसार मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक, अब देखिए स्वतंत्र चर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक आपका टाइप यस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक, अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, देखिए जो टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें क्या होता है कि स्वतंत्र चर का यह विभाजन जोड़ तोड़ की विधि पर आधारित है। जब शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ सीधे या प्रयोगात्मक ढंग से करता है जिसे टाइप ई स्वतंत्र चर बोलते हैं। ठीक,
कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए कि आपको स्टडी करना है कि सीखने की पाठ की लंबाई का सीखने की प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव को देखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, पाठ की लंबाई जो है इस पर आप सीधे जो है मतलब सीधे इस पर जोड़ तोड़ कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो एक पूरा लेसन ले लीजिए, या केवल इसकी 2 हेडिंग ले लीजिए, या केवल आप एक ही हेडिंग ले लीजिए। जैसे हम लोग लेसन प्लान बीएड में बनाते थे, तो उसमें क्या करते थे, कभी कभी क्या होता था कि जो बच्चे काफ़ी स्पीड से पढ़ाते थे वो एक साथ 4-4 पॉइंट लेसन प्लान में ले लेते थे। जो बच्चे धीमे पढ़ाते थे वो 2 ही पॉइंट में अपना लेसन प्लान तैयार करते थे। या कभी कभी आपको मतलब ये होता था कि जल्दी से सिलेबस कवर करना है, तो आप एक ही लेसन प्लान में जो है 4-4 5-5 पॉइंट कवर कर लेते थे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जब शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन सीधे सीधे कर लेता है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, दूसरा जो होता है वो होता है टाइप यस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइप यस इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इसमें शोधकर्ता सीधे सीधे जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है, वो इसमें मैनिपुलेशन केवल चयन के द्वारा कर सकता है। जैसे सपोज करिए कि आपको मतलब मेल और फीमेल बॉयज एंड गर्ल्स में जो है आपको देखना है कि किसकी बुद्धि ज़्यादा है, किसकी बुद्धि कम है। तो इसमें जो आपने मतलब मेल एंड फीमेल का सिलेक्शन किया, ये आपने एक चयन के द्वारा किया। आप इसमें जो है कोई मतलब मैनिपुलेशन अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं कि आप जो है मतलब आप मतलब अपने आप से जो है किसी ये मान लें कि लड़कों की बुद्धि ज़्यादा है, लड़कियों की बुद्धि कम है। जब आप जो है चयन के द्वारा जो है केवल मैनिपुलेशन पॉसिबल होता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप टाइप यस इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर आप सीधे जो है कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। जैसे बुद्धि हो गई, अब क्षमता हो गई, या फिर रिलीजन हो गया, तो यहाँ पर जो है आप जैसे आपने मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं रूरल और अर्बन बैकग्राउंड की, तो यहाँ पे आपने सिलेक्शन किया है एक रूरल बैकग्राउंड का है, एक अर्बन बैकग्राउंड का है। यहाँ पर आप अपने मन से कोई मैनिपुलेशन जो है नहीं कर सकते, ना आप और हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? वेट अ सेकंड। 5 ही मिनट बचे हैं। तो हम लोग जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। हेलो हेलो, यस सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें टाइप ई और टाइप। तो टाइप ई में हमने क्या समझा टाइप कि ई में मैनिपुलेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं, और टाइप यस में जो है मैनिपुलेशन जो है वो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ठीक, सिलेक्शन प्रोसेस के। वो हमारा जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक, अब हमारा जो अगला वेरिएबल होता है वो हमारा रेलिवेंट वेरिएबल होता है। रेलिवेंट वेरिएबल क्या होता है, रेलिवेंट वेरिएबल आप चाहे रेलिवेंट वेरिएबल बोलिए, चाहे उसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोलिए, चाहे उसे कंट्रोल वेरिएबल बोलिए, कंफाउंडिंग वेरिएबल बोलिए, मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जो अदर वेरिएबल। हाँ बोलिए। कंट्रोल वेरिएबल कैसे कह सकते हैं? कंट्रोल तो हम उसको इंडिपेंडेंट बना दिए ना। हाँ देखिए अभी बताते हैं। जैसे मतलब जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल के अलावा जो अदर वेरिएबल होते हैं, आप उनको इंटरवेनिंग वेरिएबल बोल सकते हैं, रेलेवेंट वेरिएबल बोल सकते हैं, एक्सट्रेनियस भी बोल सकते हैं, और एक तरीके से कंट्रोल भी बोल सकते हैं। अभी आपने कहा कि कंट्रोल क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये वही वेरिएबल होते हैं जिनका आप अपनी रिसर्च में पड़ने वाले प्रभाव को रोकते हैं। जैसे आप जो है मतलब आप जो है ये स्टडी कर रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो मतलब
जो अदर वेरिएबल होंगे, जैसे क्लासरूम का एनवायरनमेंट हो गया या फिर स्कूल का स्टेटस हो गया, ये सारे जो है आपके इंटरवीनिंग वेरिएबल होंगे। तो आप इन जो अदर वेरिएबल हैं, इन अदर वेरिएबल को भी आप एक तरीके से क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि इनका इफेक्ट जो है हमारे रिसर्च पर ना पड़े। तो एक तरीके से आप इनको भी क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल वेरिएबल बोल सकते हैं। इनको आप कंट्रोल इस सेंस में नहीं कर रहे हैं कि आप जो है इनका अपने रिसर्च में यूज कर रहे हैं, इनको आप कंट्रोल इस सेंस में कर रहे हैं कि इनका इफेक्ट आप अपने रिसर्च में पढ़ने से रोक रहे हैं, इसलिए आप इनको क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल वेरिएबल बोल रहे हैं। ठीक, क्लियर हुआ? हेलो, नहीं सर, एक बार फिर से समझा दें। देखिए हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे मेन आपके दो वेरिएबल होते हैं, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, आप जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पढ़ने वाले प्रभाव को देखते हैं। ठीक, मेन आपके यही दो वेरिएबल होते हैं। उसके अलावा अदर वेरिएबल जो आपके रिसर्च को इफेक्ट कर रहे होते हैं, उनको आप इंटरवीनिंग वेरिएबल भी बोल सकते हैं, रेलेवेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं, या उनको आप एक्सट्रानियस वेरिएबल या उनको बाह्य चर भी बोल सकते हैं। कुल मिलाकर के मतलब ये वैसे चर होते हैं जिसके प्रभाव को आप अपने प्रयोग में पढ़ने से रोकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे आप जो है, जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंडेड मोड की जो है स्टूडेंट के अचीवमेंट पर, तो अब तो इसमें हमारा जो मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन और ब्लेंडेड मोड हो गया, ये हमारा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो अचीवमेंट है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। लेकिन इसमें जो अदर वेरिएबल हैं, जैसे स्कूल का स्टेटस है, बच्चों की आयु है, या हम अलग अलग समय पर बच्चों को पढ़ाने का जो टाइम पीरियड है, ये जो हमारे मतलब अदर वेरिएबल हैं, ये सारे हमारे इंटरवीनिंग वेरिएबल हो जाएंगे। ये इंटरवीनिंग वेरिएबल का प्रभाव हमारे रिसर्च पर ना पड़े, इस चीज़ को हमें क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। इस सेंस में हम इसको मतलब इस सेंस में जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है उसको हम कंट्रोल वेरिएबल बोल रहे हैं, ताकि जो मतलब इंटरवीनिंग वेरिएबल है उसका प्रभाव हमारे रिसर्च पर ना पड़े या हमारे रिसर्च को गलत तरीके से प्रभावित ना करें। ठीक, क्लियर हुआ? यस। देखिए अभी इसमें लास्ट में लिखा है ना, जी, एक लाइन लिखी है, कंट्रोल्ड वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल में डिफरेंस। देखिए वो जो मतलब वो, जैसे कि हाँ इंडिपेंडेंट को आपने शायद कंट्रोल्ड बोला और इसे कंट्रोल ना। जी, देखिए कांटोविस तथा रोडिगर के शब्दों में है कि नियंत्रण चर एक प्रकार का संभाव्य स्वतंत्र चर होता है जिसे प्रयोग के दौरान स्थिर रखा जा सकता है। यह एक ऐसा चर होता है जो परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि प्रयोगकर्ता द्वारा इसे नियंत्रित कर दिया जा सकता है। मतलब इसे जो आपका इंटरवीनिंग वेरिएबल है, इसे आप कंट्रोल वेरिएबल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप इसे क्या कर सकते हैं, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं या जब आप डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं, तो आप इस वेरिएबल को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, ताकि इसका इफेक्ट जो है आपके रिसर्च पर ना पड़े। जैसे बच्चों की आयु हो गई, या उनका सेक्स हो गया, मेल है कि फीमेल है, या उनकी संख्या हो गई, या उनका करिकुलम हो गया, जो आपका टाइम पीरियड हो गया, आप इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, ताकि इनका इफेक्ट जो है आपके रिसर्च पर ना पड़े। तो उस सेंस में ये क्या होते हैं, आपके कंट्रोल वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक, जो आपके इंटरवीनिंग वेरिएबल होते हैं वो बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। एक आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे आयु हो गया, या सेक्स हो गया, या बुद्धि हो गई, प्रेरणा हो गई, अभिक्षमता हो गई, ये सारे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो है इंटरवीनिंग वेरिएबल होते हैं। ठीक, ये टाइप ई के भी हो सकते हैं और टाइप यस श्रेणी के भी हो सकते हैं। ठीक, मतलब कुल मिलाकर के ये आपके मतलब जैसे आपका पर्सनालिटी आपका सब्जेक्ट है, तो ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। फिर अदर जो इंटरवीनिंग वेरिएबल होते हैं वो सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे आपका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर लाइट है कि नहीं है, टेम्परेचर है कि नहीं है। कई बार जब हम डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट कर रही होती है, बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है, ये सारे जो मतलब बच्चे की हेल्थ कैसी है, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, उस दिन मतलब एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं सिचुएशनल रिलेवेंट वेरिएबल होती हैं। ठीक, फिर अगला सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल। सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल ये होता है कि जैसे जब आप मतलब शोध की एक अवस्था
ऑडिबल? हेलो? ये देखिए थोड़ा सा मतलब बचा हुआ है तो इसको ख़त्म ही कर लेते हैं वेरिएबल आज। तो जो सीक्वेंस हम लोग पढ़ रहे थे कि जो इंटरवेनिंग वेरिएबल होते हैं 3 तरीके के होते हैं। एक तो आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, एक जो आपके सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं, एक अगला है ये आपके सीक्वेंस से रिलेटेड होते हैं। जैसे जब आप क्या किए कि आपने एक कंडीशन में स्टडी की, फिर आप दूसरी कंडीशन में स्टडी करने जा रहे हैं, फिर आप तीसरी कंडीशन में स्टडी कर रहे हैं, या आप एक बार प्री टेस्ट कर रहे हैं, अगली बार पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों मतलब दोनों के सीक्वेंस में जो अंतर आ रहा है, दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड हो रहा है, उसमें क्या होता है कि उसमें कई इंटरवीनिंग वेरिएबल जो होते हैं आपकी रिसर्च को क्या होते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो उनको आप सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा एक और टाइप है वेरिएबल का, वो है आपका एक्टिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट वेरिएबल। तो एक्टिव वेरिएबल जो एट्रीब्यूट वेरिएबल है वो आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल ही है। इनको भी जोड़ तोड़ करने की क्षमता के आधार पर ही बांटा गया है। मतलब जिन चरों में आप जोड़ तोड़ कर सकते हैं उनको आप एक्टिव वेरिएबल बोलते हैं। कर्लिंगर के अनुसार कोई भी चर जिसमें जोड़ तोड़ किया जा सकता है वो एक्टिव वेरिएबल कहलाता है। तो वो आपका एक तरीके का क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है। ठीक, और जिस चर में आप जोड़ तोड़ नहीं कर सकते वो आपका क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट वेरिएबल कहलाता है। ठीक, ये आपका एक तरीके से मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल ही है। ठीक, अगला है आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक, तो डी एम टोन ने साइकोलॉजिकल रिसर्च में चरों को 2 भागों में बांटा है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल वे होते हैं जिनको आप मतलब क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते या जिनका आप क्वांटिटेटिवली कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते, जैसे पर्सनालिटी हो गई या प्रजाति हो गई या धर्म हो गया। आप इनको जो है किसी भी तरीके से आप इनका कैटेगराइजेशन जो है वो नहीं कर सकते हैं, या इनको आप क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे चरों को क्या बोलते हैं, गुणात्मक चर बोलते हैं। ठीक है, या DM2 की परिभाषा है कि गुणात्मक चर में वैसे चरों को रखा जाता है जिन्हें मात्रा के रूप में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। ठीक, या जिनमें मात्रात्मक संबंध नहीं होता है। ठीक, इसके अपोजिट क्वांटिटेटिव वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिनको आप मात्रा के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक, जैसे आयु हो गया, बुद्धि हो गया। जैसे आप आयु के लिए मतलब आयु हो गया तो किसी की एज 5 है, 10 है, 15 है, आप ऐसे एज ग्रुप में बांट सकते हैं। इंटेलिजेंस है तो आप इसके लिए IQ इंडेक्स बना सकते हैं। तो आप जिन चरों को आप क्वांटिटेटिवली अरेंज कर सकते हैं वो आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, जिनको आप क्वांटिटेटिव अरेंज नहीं कर सकते वो आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल है। ठीक, अब जो आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है उसको 2 भागों में बांटा गया। एक आपका कंटीन्यूअस वेरिएबल है और दूसरा आपका डिस्क्रीट वेरिएबल है। ठीक, क्वांटिटेटिव वेरिएबल में इतना तो आपको समझ में आ गया कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिनको हम क्वांटिटेटिवली कैटेगराइज कर सकते हैं या उनका क्वांटिटेटिवली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक, अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल के 2 टाइप बताए गए हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल है। ठीक, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्राओं में मापा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है उसमें कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसके हम छोटे से छोटे अमाउंट को मेजर कर सकते हैं। जैसे टाइम हो गया, मतलब टाइम को हम घंटा, मिनट, सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मतलब छोटे से छोटे फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति की आयु है, आयु को आप साल, महीना, हफ्ता, दिन, घंटा या उससे भी कम समय में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो मतलब क्वांटिटेटिव वेरिएबल में वो वेरिएबल जिनको हम छोटे से छोटे अमाउंट में मेजर कर सकते हैं उसको कंटीन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। और डिस्क्रीट वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिनमें एक क्या होता है, डेफिनेट गैप होता है, उसको हम मतलब क्वांटिन्यूअस मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो मतलब ये एक डेफिनेट नंबर होगा, 2, 4, 5, 6। ठीक, आप कभी ये नहीं कर सकते कि आपके यहाँ मतलब 5.5 सदस्य हैं या 5.5 सदस्य हैं, या मकान में कमरों की संख्या जो है वो 4.5 है या 5.5 है। तो कहने का मतलब ये है कि वे चर जिनको मतलब हम केवल काउंटिंग करके निश्चित कर सकते हैं, जिनमें क्या होता है, डेफिनेट गैप होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के आपके 2 टाइप होते हैं, कंटीन्यूअस वेरिएबल और एक
डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वे हैं जिनको आप छोटे से छोटे अमाउंट में मेजर कर सकते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल वे हैं जिनको आप मतलब केवल गिन करके मेजर कर सकते हैं, उनमें एक डेफिनेट गैप होता है, उनको आप बहुत ज़्यादा छोटे छोटे भागों में नहीं बांट सकते हैं। ठीक, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल इतना क्लियर हुआ? यस सर। अब देखिए अगला सर हाँ बोलिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मतलब कि अब ज़्यादा तो नहीं है, केवल एक पेज और है। एक इसमें मतलब एक पेज ड्यूरेशन तक जी। देखिए कंटिन्यू करें? हेलो, हाँ ठीक है। हेलो, हाँ सर। देखिए मतलब चरों के चयन में ध्यान देने योग्य आपकी कुछ बातें होती हैं, जैसे मतलब आप चरों का जब सिलेक्शन करने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान देनी होती है। जैसे पहला आपका थ्योरेटिकल कंसिडरेशन। थ्योरेटिकल कंसिडरेशन का मतलब है कि आप जो है किसी चर को आप कंट्रोल वेरिएबल के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब किसी चर को जो है आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में सेलेक्ट करें, तो आप जो है मतलब इस पर आप मतलब थ्योरा एनालिसिस कर लीजिए कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई इंटरेक्शन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर जो है मतलब वो चीज़ आगे जाके आपकी स्टडी को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। इसलिए हमेशा वेरिएबल के सिलेक्शन के समय आपको उसका थ्योरेटिकल कंसिडरेशन कर लेना चाहिए कि आपका जो वेरिएबल है वो आपकी थ्योरी से रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड है। जैसे हम जो है स्टडी कर रहे हैं कि बच्चे पर सीखने की प्रक्रिया के पढ़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। अब सीखने की प्रक्रिया में हमने वेरिएबल क्रिएटिविटी को रख लिया, तो सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहला वेरिएबल तो आपका इंटेलिजेंस आता है कि बच्चे मतलब सीखने की प्रक्रिया को सबसे पहले तो इंटेलिजेंस अफेक्ट करता है, डायरेक्ट क्रिएटिविटी कहाँ से अफेक्ट करेगा। क्रिएटिविटी तो आपका एडवांस लेवल का मतलब एडवांस लेवल की बात हो गई। क्रिएटिविटी जो है उम्र के साथ जो है बाद में निकल करके सामने आती है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप वेरिएबल को सेलेक्ट करिए आप उसका पहले थ्योरेटिकल कंसिडरेशन कर लीजिए कि इसकी वो आपके लिए वैलिड है कि नहीं है। फिर अगला है डिजाइन कंसिडरेशन। जो भी आप वेरिएबल सेलेक्ट करिए वो आपके मतलब कार्य क्षेत्र के भीतर हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आप जिसे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसे भी डिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट कर रहे हैं, वो आपके जो रिसर्च डिजाइन है उसके भीतर ठीक ठीक क्या हो, एडजस्ट हो जाए। ठीक, मतलब ऐसा ना हो कि बाद में उनमें मैनिपुलेशन करने में प्रॉब्लम हो। जैसे आपने जो है मतलब एग्जामिनेशन इरेगुलरिटी को लेकर के आपने रिसर्च कंडक्ट की और फिर आपने एग्जामिनेशन में ये आप वेरीफाई ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप प्राइमरी लेवल का एग्जामिनेशन ले रहे हैं कि माध्यमिक लेवल का ले रहे हैं कि हायर लेवल का एग्जामिनेशन ले रहे हैं कि आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ले रहे हैं। तो आप मतलब वेरिएबल उस तरीके से सिलेक्ट करिए कि वो आपकी डिज़ाइन को क्या करते हो, डिज़ाइन के अंदर अच्छे से एडजस्ट हो सकते हो। ठीक, अगला है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में क्या होता है कि आप जो है कुछ मतलब आपको व्यवहारिक बातें जो है उसमें ध्यान में रखनी होती हैं। कि व्यवहारिक बातें कैसे, कि व्यवहारिक बातों का मतलब है कि जैसे आपने जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट किया उसमें इंटरवीनिंग वेरिएबल बहुत ज़्यादा उसको अफेक्ट ना कर रहे हों। आप बहुत ज़्यादा जो है मतलब अपने रिसर्च में बहुत ज़्यादा वेरिएबल को ही ना शामिल कर लें। जैसे अभी जो है मतलब एक रिसर्चर ऐसे भी थे जो मतलब अपने टॉपिक में वेरिएबल कम करवाने के लिए आए हुए थे, क्योंकि उन्होंने टॉपिक सिलेक्शन के दौरान ध्यान नहीं दिया था और उन्होंने इतना ज़्यादा वेरिएबल अपने में सिलेक्ट कर लिया था कि अब जो है उनका रिसर्च ही प्रॉपर वे में कंडक्ट नहीं हो पा रहा था। हमें थोड़ा प्रैक्टिकली बातें भी सोचनी पड़ती कि हम मतलब जोश में आकर के वेरिएबल बहुत ज़्यादा ना कर लें या टॉपिक लंबा करने के चक्कर में वेरिएबल बहुत ज़्यादा ना कर लें। ठीक, एक टॉपिक और है मतलब संकल्पना तथा चर में अंतर। संकल्पना जो है मतलब संकल्पना जो होता है एक तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे जब आप कोई भी जैसे मान लीजिए बुद्धि क्या है, एक तरीके की संकल्पना है। ठीक,
लेकिन जब आप इसे मेजर जब आप ये कहते हैं कि हम बुद्धि को मेजर कर रहे हैं, तो आप जो है इसके लिए एक IQ इंडेक्स बनाते हैं, आप उसे एक विशेष अर्थ के रूप में यूज करते हैं, आप बुद्धि को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो वो चीज़ क्या हो जाती है, एक कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका, ठीक। और जो आपका मतलब चर होता है, चर वही होता है जिसके मान में क्या होता है, परिवर्तन करना संभव होता है, या फिर मतलब जिसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे आपने चर की परिभाषा पहले पढ़ी थी ना, कि चर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसको हम साइकोलॉजी में चर उन्हीं को बोलते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक। ये एक मतलब दो टर्म होते हैं, एक संकल्पना होता है, एक चर होता है। संकल्पना वो होता है जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को एक विशेष अर्थ में यूज करते हैं, किसी भी संप्रत्यय को एक विशेष अर्थ में यूज करते हैं, तो उसको आप संकल्पना नाम दे देते हैं। और चर वो होता है जिसको आप क्या कहते हैं, चर वो होता है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। कोई भी संकल्पना जो है आपका मतलब चर भी हो सकता है, कोई भी चर जो होता है वो आपकी संकल्पना भी हो सकता है, ठीक। ये आपका जो है मतलब लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू था। इसके बाद जो है इसमें मतलब सारांश दिया हुआ है कि किसी प्राणी या वस्तु के मापने योग्य गुण को चर बोलते हैं। चर कई प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंटरवेनिंग वेरिएबल। जो रिलेवेंट वेरिएबल है या इंटरवेनिंग वेरिएबल है उसको आप तीन तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट रिलेवेंट, सिचुएशनल रिलेवेंट और सीक्वेंस रिलेवेंट। और चरों का चयन करने के लिए आपको तीन तरीके की बातें ध्यान देनी होती हैं, थियोरेटिकल कंसिडरेशन, डिजाइन कंसिडरेशन और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। फिर लास्ट में आपको वेरिएबल और संकल्पना में अंतर बताया गया है, ठीक। तो आई थिंक क्लियर हो गया है। ये सर कल थोड़ा मतलब इसी चीज को थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, मतलब आ गया है समझ में बहुत क्लियर क्योंकि मैं सोच रही समय हो गया है तो इसलिए अब चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कल जो है इस इसको चीज को मतलब एक बार मैं और आप ये पीडीएफ भी हो सकता है भेज दे तो मैं थोड़ा सो रही हूँ। ठीक ठीक, हम इसको PDF आपको भेज देंगे, आप कोशिश करिएगा कि एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। हाँ हाँ सर। ठीक है, मीटिंग को फिर यहीं पर बाइंड अप करते हैं। ओके, बाय बाय। हाँ, ठीक है सर। बाय। बाय।